नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अब तो 10-12 दिन ही बचे हैं अब तो एग्ज़ाम में। पुराने चैप्टर्स रिवाइज़ किए, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करी, पेपर्स करे, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मेन टाइम है जब आपको रिवीज़न करना है, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी है और पेपर्स करने। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पेपर करने का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। आप उस पैटर्न को ही फॉलो करके पेपर करेंगे तो आपका पेपर जल्दी भी हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, और जितना क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि इस बारे में जो आता है हम सब कुछ लिख लें। जनरली आदत होती है, हम कॉपीज चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अंदर वो नहीं पूछी गई तो भी उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें सब लिख दी जाती है। आपसे क्वेश्चन में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को जो टाइम दिया जाता है या मार्किंग दी जाती है वो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग की जाती है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से ये करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल सही टाइम पर कंप्लीट होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। साथ साथ आपको पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने आप पुराने पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है। ठीक है, पुराने पेपर्स आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए चैप्टर वाइज। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, एसी का चैप्टर कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए उनको करिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किया, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो करिए। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुकलेट। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक आपको दे रखी है, एनसीईआरटी ने जो प्रोवाइड कर रखी है आपको, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं विथ एग्जाम्पल्स वो आपको करने ही करने हैं। क्योंकि आप भले किसी भी पेपर को उठा लीजिए, किसी भी पुराने पेपर को उठा लीजिए, 90% कंटेन एनसीईआरटी से ही आता है। ये सब हमारे एजम्पशंस हैं, ये सब हमारी सोच है कि हम बड़ी बड़ी रिफ्रेशर्स पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, हो सकता है रिफ्रेशर में से क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी अगर आपको गवर्नमेंट ने दी है तो पेपर भी उसी में से ही बनेगा, 90% उसमें से बनता है। और केवल बोर्ड में ही नहीं, आप जेईई मेंस के या फिर आप नीट के भी पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी 80% आपका एनसीईआरटी से ही बनता है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। अगर एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से कर ली, आप कहीं अटकेंगे नहीं, सब कुछ आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, पिछले काफ़ी लेक्चर्स को काफ़ी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं फिजिक्स में। अब काउंटडाउन स्टार्ट है, लास्ट के कुछ चैप्टर्स बचे हैं जिसमें से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको हम कहते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके कोर्स में, सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, बोर नहीं होना है, समझना है। समझ जाएंगे तो आराम से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में भी कहीं कोई इक्वेशन बनती ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम्स बनाते हैं और डायग्राम से हम सारी थ्योरी लिख लेते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस में भी पूरी की पूरी थ्योरी आती है, कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है, कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, कहीं कोई इक्वेशंस नहीं बनती है। सिर्फ हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप उसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस हमारा आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक। क्या होता है नाभिक, बता सकते हो आप लोग? कोई भी एटम बहुत सारे कंटेंट से मिलके बना होता है, केमिस्ट्री में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। हर न्यूक्लियस के सेंटर में एक ऐसा पार्ट होता है जहां उस पूरे न्यूक्लियस, पूरे एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। किसी भी परमाणु के बीच में एक ऐसा कोर होता है, बीच में कोई एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उस सेंटर कोर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। तो अगर आपको एटम की संरचना थोड़ी सी समझ में आ रही हो, थोड़ी याद आ रही हो, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, हमने क्या किया था उसके अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस था जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है पूरे एटम का, और इसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत सारे कक्ष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकते हैं। इन कक्ष को अलग अलग नाम दिया गया, के, एल, एम, ये सारा डिटेल में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं,
m शेल में ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, 2 की पावर n से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। जैसे अगर k शेल की बात करें तो k शेल हमारा फर्स्ट शेल है, इसलिए n 1 बन जाएगा इसके लिए। तो k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 की पावर 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर हम l शेल की बात करते हैं तो l शेल में n2 बन जाएगा, n2 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो l शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में फिल कर सकते हैं। फिक्स होता है, एक ऑक्टल रूल होता है। ऑक्टल रूल ये कहता है कि हर ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होंगे तो वो एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगा, स्थायी अवस्था में होगा। और हर एटम अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करता है। उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है या इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ठीक है, वो अलग अलग टेंडेंसीज होती है। कल लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। केमिस्ट्री में तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। ये जस्ट एक पुराना जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन है। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारा मेन जो लेक्चर है, जो हमारे कोर्स का टॉपिक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, नाभिक की संरचना कैसी होती है। नाभिक की संरचना को बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट ने समझाया था। सबसे पहले समझाने वाले थॉमसन थे। थॉमसन ने ये कहा कि जैसे तरबूज को बीच में से काट देते हैं तो वो जो लाल वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर जो काले काले बीज लगे हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन थोड़ी और डिस्कवरी करी गई तो ये देखा गया कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव नहीं हो रहा है, कुछ डेफिशिएंसी आ रही है, कुछ कमी आ रही है। उस कमी को किसने पूरा किया था, रदरफोर्ड ने पूरा किया। और रदरफोर्ड के मॉडल में भी थोड़ा और करेक्शन करके चैडविक ने एक पूरा का पूरा एटम का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बताया। लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की संभावना को समझाया कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और वो समझाने वाला केवल पहला साइंटिस्ट रदरफोर्ड ही था। रदरफोर्ड ने ये बताया कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन फिजिक्स कभी भी केवल कहने को नहीं मानती है। फिजिक्स में हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड का एटम लिया था और उस पर कुछ न्यूट्रॉन्स का अटैक करवाया था, अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवाया था। जैसे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है तो ये सेंटर में कोई भी, ये हमारा एटम है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस कितना छोटा सा दिख रहा है आपको, इतना छोटा सा ही न्यूक्लियस होता है। और ये पूरा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ परिक्रमण करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी एटम है वो इस तरह का है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और ये नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है जो अलग अलग ऑर्बिट्स में। रदरफोर्ड ने ऐसे ही एक गोल्ड का एटम लिया, गोल्ड के एटम पर अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवाया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है पता है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के पार्टिकल्स। हीलियम एटम होता है ना, हीलियम के ही पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा रेज ली, अल्फा पार्टिकल्स लिए और उसको इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड करवाया, गोल्ड फॉइल पर डाला। तब उन्होंने देखा क्या, 3 ऑब्जर्वेशन उनको मिले। पहला ऑब्जर्वेशन मिला कि मैक्सिमम जो अल्फा रेज थी वो बिना डाइवर्ट हुए, बिना कहीं से विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल रही है। दिख रहा है फिगर में, आराम से सीधी निकल रही है। ये इंडिकेट करता है कि एटम का मोस्ट पार्ट एम्प्टी होता है, एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिट में घूमता रहता है और अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। अब ऑर्बिट इतना बड़ा है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो बाकी का एटम तो खाली रहेगा ना। तो जो रेस सीधी जा रही है ये डिफाइन करती है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ रेज ऐसी थी जो कुछ छोटे एंगल पर और कुछ बड़े एंगल पर डाइवर्ट हो गई। डाइवर्ट हुई इसका मतलब उन पर
कुछ पॉजिटिव चार्ज था और सेंटर में भी कुछ पॉजिटिव चार्ज था, तो ये अल्फा रेस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमें पता है, और क्योंकि वो डाइवर्ट हो रही है तो डाइवर्जन तभी आएगा जब सेंटर में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं ना। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि सेंटर में जो भी है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये निकला। तीसरा उन्होंने ये देखा कि कुछ रेज ऐसी थी जो टकरा कर बाउंस बैक हो गई, वापस से इस तरह से मुड़ गई, जैसे कि दीवार पे एक बॉल को मारे और बॉल रिटर्न होके वापस आ जाती, बिल्कुल उस तरह से जो कुछ रेज ऐसी थी जो सेंटर से टकराई और टकरा के रिटर्न होके आ गई। इसका मतलब सेंटर में कुछ बहुत भारी चीज है जिससे कि टकरा कर वो अल्फा रेज आई है, और वही जो हैवी चीज है वो क्या है, न्यूक्लियस है। क्योंकि पूरे एटम का मैक्सिमम पार्ट हम ये मान सकते हैं कि 3/4 मास एटम का जो भी है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, सिर्फ 1/4 पार्ट ही न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो इतना हैवी है, उससे कोई चीज़ टकराएगी और बाउंस होके वापस आ रही है। तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है जिसका बहुत ज़्यादा मास होता है, उससे रे टकरा कर वापस से आ रही है। ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, नथिंग न्यू, कोई नया नहीं है, जस्ट रिवीजन है। थोड़ा सा हम जब न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बार न्यूक्लियस क्या है वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाए, वापस रिकॉल हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आपके कोर्स का पार्ट क्या है वो हम पढ़ते हैं। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग नाभिक की संरचना को समझाना है अगर, तो हमने पिछले जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स दिए, उससे कंक्लूजन निकाल के ये कहा कि नाभिक का जो कुल आवेश होता है उसमें प्रोटोनों के आवेश के बराबर होता है, क्योंकि सेंटर में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा कि सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उसमें और करेक्शन करके चैडविक ने ये कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो जो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनको मिलाकर कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड न्यूक्लियस में जो भी है उसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। लेकिन न्यूक्लियस का कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेश रहित होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटोनों के कारण होता है, और वो सेंटर न्यूक्लियस का जो भी चार्ज होगा वो ओनली पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज जो भी होगा उसके बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके इक्वल होगा। ओवरऑल में हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूट्रल ही होगा, उदासीन होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव प्रोटॉन्स के कारण न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में है। ठीक है, तो जो सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनको मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, नाभिक का कुल द्रव्यमान, अगर हम न्यूक्लियस का टोटल मास लेते हैं तो टोटल मास कितना बन जाएगा, न्यूक्लियॉन्स का मास हम इसको mp से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस प्रोटॉन का मास जिसको हम mp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। mp क्या है, प्रोटॉन का मास, mn क्या है, न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरे न्यूक्लियस का मास बनेगा वो उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के मास के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करें, हर जगह हर चीज को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास सिंबल्स होने चाहिए ताकि हम इजीली उसको एक्सप्रेस कर सकें। मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका लिखने का जो तरीका होगा वो एक्स जेड ए ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको मास नंबर कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, और जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम अगली स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया ZXA से, ठीक है, यहाँ A हमारा क्या बन गया,
मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और Z हमारा क्या बन गया, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं वो Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर लिखा है कि Z इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब उस न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। लिखा जाए Z इज इक्वल टू 10, इसका मतलब उस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं। और हमें पता है कि कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो जितना प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो उदासीन होगा। तो Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर ये चीज। ए क्या है यहाँ पे, ए कहलाता है मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में जो है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या होगी उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और न्यूक्लियर जो हमने न्यूक्लियॉन्स कहा, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम। तो ए क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम N लिख देते हैं। तो हमारा A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हम इसको कैपिटल N लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू ZN। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का ये कॉन्फ़िगरेशन है तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मान लिया हमें दे रखा है x 11 and 7। ठीक है, x कोई भी एक एलिमेंट है। x 11 7 का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर z कितना है, 7 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है। और a 11 है, इसका मतलब 11 क्या हुआ, z प्लस n। तो अगर हम 11 इज इक्वल टू Z प्लस n लिखते हैं, Z हमारे पास 7 है, तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू n बन जाएगा। n कितना आ जाएगा, 4। तो मतलब जो हमारा X एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 4। तो सिर्फ अगर हमारे पास ये है तो उससे हम पूरे न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हैं, पूरे एटम के बारे में बता सकते हैं कि किसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्लियर ये चीज। चलिए अब जो हमने अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, उससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस निकलती हैं। 3 हम कह सकते हैं, 3 तरह के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया। क्या क्या है, पहला आता है समस्थानिक, जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको आइसोटोप्स कहा जाता है। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक ऐसे परमाणु हैं जिनके एक तत्व के वे परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान हो। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है, एक ही तत्व के होंगे। समस्थानिक हमेशा एक ही एलिमेंट के होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक आइडेंटिटिकल वैल्यू होती है। हर एटम का परमाणु क्रमांक अलग अलग नहीं हो अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिकल होता है। अगर सोडियम की बात की जाती है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो वो 11 ही रहेगा, 11 परमाणु क्रमांक वाला कोई दूसरा एटम नहीं होगा। ठीक है, हर एटम का जो परमाणु क्रमांक है वो आइडेंटिकल होता है। एक परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर किसी दूसरे परमाणु का परमाणु क्रमांक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जब समान आ रहा है तो एलिमेंट भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब समस्थानिक क्या होंगे, किन्हीं एक ही एलिमेंट के 2 अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि 1H1 और 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटेरियम। तो तीनों में H कॉमन आ रहा है ना,
एलिमेंट कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन तीनों का जो H है वो Z है, वो कॉमन आ रहा है। Z1 वाला एक ही एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो आइसोटोप होंगे वो हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट के होंगे। उनके क्या चेंज हो सकते हैं? उनके मास नंबर चेंज हो सकते हैं। ये देखिए 1, 2 एंड 3, एक में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है। तो समस्थानिक आइसोटोप्स किसी एक ही तत्व के वो परमाणु हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान रहता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर हमारे पास होता है A = Z+N, अभी पढ़ा था हमने। हम कह रहे हैं Z तो सेम ही है, तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे। ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे दो परमाणु या ऐसे दो क्लासिफिकेशन जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने पास। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें Z सेम होता है, A डिफरेंट होता है, और A डिफरेंट होने के कारण N डिफरेंट होगा। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप कभी भी आइसोटोप में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आइसोटोप क्या है। और Z सेम है तो एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा, एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कार्बन का एग्जाम्पल होता है कार्बन 6 12 एंड कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। ऑक्सीजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन 8 18, ऑक्सीजन 8 20। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से इन सब का क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं आइसोबार, जिसको हम समभारिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोबार। सेकंड जो आ रहा है हमारा आइसोबार। समभारिक। समभारिक में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या समान रहेगी, मतलब न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान रहेगी, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। अब सीधी सी बात है, अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो एलिमेंट भी अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग परमाणु क्रमांक का एक एटम तो हो नहीं सकता है। एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के दो अलग अलग परमाणु क्रमांक तो हो नहीं सकते, हाइड्रोजन का तो एक ही परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक अगर बदल गया है तो इसका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। तो आइसोबार्स हमेशा दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। अब समभारिक के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या कहेगा? नाम से ही पता चल रहा है। समन्यूट्रॉनिक, समभारिक। समभारिक का मतलब भार संख्या, द्रव्यमान संख्या समान होगी। समन्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, उसको हम क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो समन्यूट्रॉनिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं, समन्यूट्रॉनिक न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, उनको हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, एक है H13, एक है हीलियम-24। ठीक है, इसके अंदर जो मास नंबर आ रहा है, अगर अपन H13 की बात करते हैं तो वह H13 में Z है 1 और A है 3, तो N कितना निकला? 3 - 1 2 आ गया। ठीक है, अगर अपन हीलियम की बात करते हैं, हीलियम-24 की बात करते हैं, तो इसके लिए Z आ गया 2, ठीक है, A आ गया 4, और अगर अपन को N निकालना है तो A - Z मतलब 4 - 2 तो 2 हो गया। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ रही है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? समन्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल है लिथियम और बेरिलियम का। ठीक है, तो ऐसे और भी नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं जो आइसोटोप होते हैं, मतलब उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या समान है, और ऐसे भी होते हैं जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो किसी भी न्यूक्लियस को उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, उसके बेसिस पर उनका 3 क्लासिफिकेशन किया गया: आइसोटोप, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
अब आता है कि अगर हमें न्यूक्लियस को समझाना है तो हमें उसका आकार तो पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस कितना छोटा है या कितना बड़ा है, तो हम उसका आकार निकाले कैसे। जनरली जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसको स्फेरिकल माना जाता है, गोलाकार माना जाता है। हम ये मान के चलते हैं, जब स्टडी की गई, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अभी आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, तो उसमें भी हम ये मान के चल रहे थे कि नाभिक का जो आकार होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया जिसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहा जाता है, लिक्विड द्रव बूंद मॉडल कहा जाता है। जो लिक्विड की एक ड्रॉप होती है, पानी की एक बूंद होती है, उसके आकार को और नाभिक के आकार को समान माना गया, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज पाई गई। तो उस कॉन्सेप्ट से ये कहा गया कि न्यूक्लियस का जो शेप होगा, नाभिक का जो शेप होगा, वो स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। अब अगर हमारे पास गोलाकार नाभिक है, ये स्फेरिकल नाभिक है, इसकी कोई ना कोई एक रेडियस होगी, मान लिया इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो किसी भी नाभिक की अगर हमें आकार बताना है, उसका आयतन बताना है, उसका घनत्व बताना है, तो हमें उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। अगर हमें रेडियस पता है कि स्फीयर है उसका, अगर हमें रेडियस पता है तो हम उसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, घनत्व भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अगर हमें रेडियस पता है नाभिक की, तो हम उसका आयतन भी निकाल सकते हैं और उसका घनत्व भी बता सकते हैं, ठीक है। तो और ये एक्सपेरिमेंट्स करके ये पाया गया कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो उसके मास नंबर, द्रव्यमान संख्या के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। ये एक्सपेरिमेंट से किया गया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रदरफोर्ड ने किए, चैडविक ने किए, जे थॉमसन ने किए, उन सब ने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन ये दिया कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घात 1/3 के समानुपाती होती है। r प्रोपोर्शनल a की पावर 1/3 होता है। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते एक कांस्टेंट आता है r0 यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 1.2 फैक्टोमीटर। फैक्टोमीटर कितना होता है? फैक्टोमीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल होती है, इसलिए इन चीज़ों को नोट बना के साइड में लिखा करिए। r0 की वैल्यू इतनी फिक्स है, फैक्टोमीटर क्या होता है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों को नोट्स बनाकर साइड में लिख लिया कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत यूजफुल होते हैं आपके, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस बनी, जो उसकी त्रिज्या बनी, r = r0 a की पावर 1/3 बन गई। अब जब हमारे पास रेडियस आ गई तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? एक स्फीयर दे रखा है, एक गोला दे रखा है, हमें उसकी त्रिज्या दे रखी है, तो क्या हम उसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं? और आयतन निकाल सकते हैं तो हम उसका घनत्व भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट काम में लेना है और हमें न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालना है, नाभिक का आयतन निकालना है। किसी भी नाभिक का आयतन, अगर हम मान रहे हैं कि नाभिक का आयतन v है और उसकी त्रिज्या r है, तो r तो हो गया हमारा r0 a की पावर 1/3, यह भी हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन में। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा? r³ r0 की पावर 3 और a की पावर 3/3। साइड में लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास है r = r0 a की पावर 1/3, मैंने दोनों तरफ क्यूब किया तो ये r0 क्यूब हो गया, और a की पावर 1/3 तो पहले से है और मैंने उसका क्यूब कर दिया तो 3 से 3 कट गया, ओनली a रह गया, ठीक है। तो r³ कितना बन गया? r0³ a। अब वॉल्यूम क्या होता है? एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³। अब समझ में आया हमने r³ क्यों निकाला था? इस r³ की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, 4/3 पाई r0, ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, r0 की वैल्यू फिक्स थी 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर। सिर्फ a चेंज होता रहेगा हर न्यूक्लियस के लिए। तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का या किसी भी नाभिक का जो आयतन है वो उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होगा, उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। मास नंबर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसका आयतन भी ज़्यादा होगा, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा।
अगर हमने आयतन निकाल लिया है तो हम उसका घनत्व भी निकाल सकते हैं। घनत्व कितना होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन, पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, मैथ्स में सब अच्छे से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। रो से डिफाइन करते हैं हम घनत्व को। मान लिया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका मास m है, तो m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब a आ जाएगा। ठीक है, m मास कैसे निकाला, पूरे एलिमेंट, पूरे न्यूक्लियस का जो मास निकाला, वो मास कैसे निकाला वो समझते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा कि न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, a नंबर के हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है, मतलब a नंबर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। कोई भी एक नंबर हो सकता है, 12, 15, 16, कुछ भी एक नंबर हो सकता है, जो ये बताता है कि इतने नंबर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, नंबर हमारे पास आ गए। जनरली जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका मास लगभग सिमिलर होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। तो अगर हम ये माने कि एक न्यूक्लियन का मास 1.6 जितना एक प्रोटॉन का मास होता है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, ऐसे हमारे पास a न्यूक्लियॉन्स है, तो टोटल मास कितना बन जाएगा? a इंटू एक प्रोटॉन का मास। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब a, ये हमारा वॉल्यूम है, a से a कट जाएगा, क्या बच गया? इस 3 को हम ऊपर ले सकते हैं, और बाकी की वैल्यूज को भी जब हम पुट करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला, r0 भी हमारे पास फिक्स है। ठीक है, a से a काट दिया, 3 को ऊपर लेके चले गए, पाई की वैल्यू रख दी, r0 की वैल्यू हमारे पास थी 1.2 इंटू 10⁻⁻15। सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो फाइनल आंसर बना वो इतना बना। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस करी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, और फाइनल जो घनत्व बना एक न्यूक्लियस का वो इतना बना। देख लीजिए, 10⁻17 10⁻17 किलोग्राम, इतना ज़्यादा उसका घनत्व होता है। इतना छोटा सा है लेकिन इतना घनत्व है। तो पूरे एटम का जो टोटल मास होता है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है। क्लियर? एक और डेफिनेशन इसमें पढ़नी है हमें। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हैं। नया आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा बहुत जो आप नया पढ़ेंगे वो भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो इनिशियल डेफिनेशंस हैं ये बहुत छोटी छोटी सी है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसको AMU कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। याद आ रहा है कुछ? AMU पढ़ा है कहीं केमिस्ट्री में आप लोगों ने? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। किसी भी एटम का या किसी भी न्यूक्लियस का मास जो मेज़र किया जाता है वो AMU में किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली एक वैल्यू है जो किसी से कंपेयर करती है। अभी किसके इक्वल होती है? 1 AMU इक्वल होती है कार्बन 12 के एक परमाणु के मास के इक्वल। इसको स्टैंडर्ड मान लिया, कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया। अब कार्बन से हमारा जो भी नाभिक है, कार्बन के नाभिक से कितना हल्का है और कितना भारी है वो कंपेयर कर लिया जाता है। तो कार्बन के नाभिक का जो एक नाभिक का जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको क्या कहा जाता है? 1 AMU कहा जाता है। और 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU इज इक्वल टू कार्बन का एक एटम 12 इंटू 10⁻³ अपॉन एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे, तो हमारे पास जो 1 AMU की वैल्यू बनेगी 1.6605 इंटू 10⁻27 बनेगी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद ही करनी है आपको, और कोई तरीका नहीं है, रटना पड़ेगा इसको तो। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कार्बन को ही क्यों लिया? कोई और एलिमेंट भी ले सकते थे, हाइड्रोजन भी ले सकते थे, ऑक्सीजन भी ले सकते थे, न्यूट्रॉन भी ले सकते थे, कार्बन को ही क्यों कंसीडर किया? कार्बन को कंसीडर करने का कारण ये था कि जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू को कंपेयर किया गया, हर एलिमेंट का मास जो उसका थ्योरेटिकल होना चाहिए
वो लिया गया और एक्सपेरिमेंटली उसका मास लिया गया। तो ये देखा गया कि सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एटम था जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू लगभग इक्वल आ रही थी, बाकी सब में इक्वल नहीं आ रही थी, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे थे। हमें पता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू कभी भी थ्योरेटिकल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं आती है, कोई वेरिएशन आता ही आता है, या तो ज़्यादा आती है या कम आती है। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा था कि उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल मास इक्वल आ रहा था, इसलिए कार्बन को स्टैंडर्ड लेकर कार्बन के एटम के मास को ही कंसीडर करके और उसी से ही कंपेयर करके बाकी के एलिमेंट्स का मास कंसीडर किया गया। ठीक है, तो 1 AMU क्या है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन आती है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। पढ़ा है कहीं ये? मास डिफेक्ट नाम ही बता रहा है कि किसी न किसी तरह की क्षति हो रही है, हानि हो रही है। किसकी हानि हो रही है? द्रव्यमान की हानि हो रही है, मास की हानि हो रही है। अब मास की हानि को कैसे समझे? यहाँ पे एक न्यूक्लियस लिया, उसका मास निकाला, जो भी एक न्यूक्लियस है उसका टोटल मास ले लिया कि एक न्यूक्लियस है इसका इतना मास हो गया। ठीक है, और फिर क्या किया गया, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, अब क्या किया गया कि प्रोटॉन जितने थे और न्यूट्रॉन जितने थे उनका अलग अलग मास लिया गया और उसका सम किया गया। तो होना क्या चाहिए था? हमने क्या कहा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर नाभिक बना होता है। अब अगर अपन नाभिक का मास लेते हैं, नाभिक का द्रव्यमान लेते हैं और जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके द्रव्यमानों का लेते हैं तो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू इक्वल नहीं आती है। जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का टोटल मास है वो न्यूक्लियस के मास से हमेशा ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है, बराबर नहीं मिलता है। तो ये जो कमी हो रही है न्यूक्लियस के मास में, जो ये कमी हो रही है, इसी को क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। कैसे डिफाइन किया इसको? द्रव्यमान क्षति न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी मास है माइनस नाभिक का द्रव्यमान जो न्यूक्लियस का मास है। जब हमने प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का मास लिया और उसमें से न्यूक्लियस के मास को माइनस किया तो हमें क्या मिली? द्रव्यमान क्षति मिली। मतलब जो न्यूक्लियनों का मास है वो ज़्यादा था और इंडिविजुअल जो न्यूक्लियस का मास था वो कम आ रहा था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को ही क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। अगर हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या Z है, उसकी द्रव्यमान संख्या A है, तो अगर हम उसके लिए द्रव्यमान क्षति निकालें तो कितना बन जाएगा? Z तो प्रोटॉन है, मान लिया एक प्रोटॉन का मास MP है तो Z MP टोटल प्रोटॉनों का मास हो गया। A अगर द्रव्यमान संख्या है तो द्रव्यमान संख्या इक्वल होती है Z प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देती हूँ, प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देती हूँ तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो A माइनस जेड हो गई न्यूट्रॉन की संख्या। मान लिया एक न्यूट्रॉन का मास Mn है तो टोटल हमारे पास क्या बन गया? A माइनस जेड Mn। तो ये तो हो गया न्यूक्लियनों का मास, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास। और हमने मान लिया हमारा जो नाभिक है उसका मास m है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। अगर हम द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी न्यूक्लियस में से अगर मुझे किसी एलिमेंट को निकालना है, किसी प्रोटॉन को निकालना है, तो मुझे इसके इक्वल ही एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आगे और भी डिटेल में हम कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने ये मास नंबर क्यों निकाला है, इसका क्या यूज़ है, वो हम आगे और जब लेक्चर्स करेंगे उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिलेट होके आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ यही समझना है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो टोटल मास होता है वो उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मास से कम होता है। इसी को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को? यहाँ तक सिंपल था, कुछ भी नहीं था, केमिस्ट्री से रिलेट होके आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, इवन छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं आप, आई थिंक 10th में भी पढ़ा होगा शायद आपने।
तो यहाँ तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा, कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा हमने और एक्सपेंड करके कुछ नए फैक्टर्स को और जोड़कर, क्योंकि अब हमें थोड़ी सी 12th में हैं, हम 12th में हैं तो थोड़ा हमें किसी भी चीज़ को और एक्सपेंड करके और एक्सप्लेन करके समझना है, तो कुछ इंडिविजुअल और मैंने फैक्टर्स उसके अंदर ऐड करे और आपको पूरा न्यूक्लियस का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, न्यूक्लियस से रिलेटेड जो जो टर्म्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई। समझ में आया होगा आप लोगों को? नहीं समझ में आया है, वीडियो को वापस से देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, आराम से समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ, इसी चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही हम आपके सामने और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं वापस से अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऑफलाइन भी हमसे पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट या आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई मिलने वाले, आपके कोई रिश्तेदार ऑफलाइन भी हमसे पढ़ना चाहें, तो इस वीडियो के नीचे एक बार चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी अरेंज करवा सकते हैं। इसके जो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिज़िक्स का अच्छा नॉलेज मिल सके, एक्सपेंडेड नॉलेज मिल सके, और उनका जो फिज़िक्स को लेके फियर है वो कम हो सके, और 11th-12th में वो अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है बच्चों, तब तक थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, गुड बाय।